हमारी क्लास आपकी क्लास है भैया। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ, कह रहे सबकी क्लास ठीक चल रही है, एकदम सब पढ़ लिया सबने? नहीं, अब दिख रहा है क्लास में? अब कह रहे मुझे नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है? एक एक बार रिफ्रेश कर लो सभी, है ना? और फिर बताना क्या दिख रहा है। ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, कौन सी स्क्रीन दिख रही है, अब बताना। वो गड़बड़ हो गई थी कुछ, है ना? गड़बड़ हो गई थी। संगीता एक बार बताना। रोहित, शिवानी। अब तो, अरे अब तो दिख रही होगी, अब बताओ दिख रही होगी? नहीं, कह रहा अब तो दिख ही नहीं रही। प्रियंका अब बताना, दिखी हो या नहीं दिखी हो? ऐसा ब्लैक ब्लैक दिखा होगा ना आपको सबको? काला जादू कर दिया था हमने। ठीक, अब दिख रहा है सही से? अरे दे दो कोई तो जवाब। क्लियर है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो, क्या होता है? काला दिख रहा है स्क्रीन, ऐसे हो जाता है। ओके, देखो दो चीजें करेंगे यहाँ पर। एक तो रीतिकाल के रीतिकाल के उत्थान के कारण क्या थे, किस तरीके से उसका जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। हमने कल एक 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 कारण लिखा था, राजनीतिक परिस्थितियां आना। और भी लिखेंगे जैसे भाषा आदि से संबंधित, क्योंकि अपरज भाषा यानी एक ऐसी भाषा चाहिए थी जिसमें पूरी तरीके से लयात्मकता वगैरह के साथ में, चमत्कार टाइप के उत्पन्न करने के साथ में बहुत सारी चीजों को डाला जा सके, जो रीतिकाल के लिए अति अति आवश्यक थी, है ना? वॉइस वॉइस देखने को, है ना, इसलिए उसको जो है वहां पर चालू किया गया था। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके पतन के क्या कारण रहे, यानी इसके बाद में, इसके बाद में इसके बाद में कैसे आधुनिक भारत, सॉरी, आधुनिक काल आता है। ओके, इसके बाद में कैसे रीतिकाल समाप्त, जस्ट रीति, तो आधुनिक किस तरीके से आया, है ना? आधुनिक काल किस तरीके से आया, और भारतेंदु युग से मानी जाती है उसकी शुरुआत। ठीक है, यहाँ पर अगर आपसे मैंने कल भी पूछा था कि लास्ट कवि कौन थे, इसके सबसे अंतिम कवि के रूप में किसको जाना जाता, आपने बताया ही नहीं, आंसर ही नहीं करा आपने, है ना? जो गलत बात है। चलो बताओ मुझे कि रीतिकाल के अंतिम कवि के तौर पर आप किन का नाम लेते हैं। ठीक है, वो एक थोड़ा सा बताओ।
है, पता होगा ना आप लोगों को। तो रीतिकाल में अंतिम कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? दूसरी बात आ जाती है आपकी, दूसरी बात आ जाती है आपकी कि बोर्ड का बैकग्राउंड चलो कर देंगे, कर देंगे। दूसरी बात आ जाती है आपके लिए कि इसके नामकरण क्या क्या रखे। जैसे किसी ने ये भी कहा, आप भी बताना अपना आपका क्या व्यू है, जैसे मिश्र बंधु वगैरह है, मिश्र बंधुओं ने ये कहा कि इसको कहना चाहिए श्रृंगार काल। क्या कहना चाहिए? श्रृंगार काल। ठीक है, श्रृंगार क्यों? क्योंकि इसमें सारी रचनाएं तो श्रृंगार की है। किसी ने कहा ऐसा करो, इसका नाम रखो अलंकृत काल, है ना, अलंकृत काल रखो। फिर हमारे जो शुक्ल जी है, मानी तो उन्हीं की जाएगी, तो ग्रियर्सन से प्रभावित थे, है ना। जॉर्ज ग्रियर्सन क्या कह रहा था, वो इस बताओ आ रही है कि नहीं, वो एक सेकंड के लिए गई होगी। ग्रियर्सन कह रहा था कि भाई रीतिकाल है, रीति यानी एक परिपाटी पे चल रहा है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक ही परिपाटी पर चलते चलते बहुत सारी रचनाओं को लिखा है, तो इसलिए इसको रीतिकाल कहना चाहिए। तो रीतिकाल सबसे ज्यादा माने जाने वाला, यहाँ पर रीतिकाल सबसे ज्यादा माने जाने वाला नाम है। क्या कह रहे हैं, कौन था? गवाल। ये कोई कवि का नाम है क्या? है? नेहा, रोहित, सब एक ही चीज कह रहे हैं। क्या गूगल किया है क्या? पद्माकर था भाई, मैंने तो पद्माकर पढ़े हैं। ये ग्वाल कौन है, बताना इसके बारे में मुझे थोड़ा, है ना, हो सकता है कुछ नया ही पता चल जाए जीवन में। नहीं, चलो लिखो यहाँ पर, सबसे पहली हेडिंग डालो कि रीतिकाल के उत्थान के या रीतिकाल के उद्भव के कारण। रीतिकाल के उद्भव के कारण, सबसे पहला कारण आपने कल लिख लिया था, सबसे पहला कारण आपने कल लिख लिया था, उसी में आपको आगे चलना है ना, उसी में आपको आगे चलना है। देखो सबसे पहला तो यही था कि भाई एक तरीके की सिक्योरिटी सी मिल गई थी उन्हें मुगलों के आने के बाद से, है ना। दिल्ली सल्तनत में ऐसी कोई स्थिति बन ही नहीं पा रही थी। ओके, दूसरा कारण लिखो, दूसरा कारण, दूसरे कारण में लिखो कि भक्ति काल के अंदर या भक्ति काल के अंतर्गत, भक्ति काल के अंतर्गत जो भक्ति काल के अंतर्गत जो कवि भक्ति की रचनाएं करते थे, है ना, भक्ति काल के बाद ही आया ना ये। भक्ति काल के अंतर्गत, भक्ति काल के अंतर्गत जो कवि भक्ति के पद लिखते थे, जो कवि भक्ति के पद लिखते थे, ठीक है, वो मूल रूप से काव्य शास्त्र में कोई रुचि नहीं लेते थे। वो सामान्यतः लिखेंगे, सामान्यतः, यानी इन्हें अलंकार वलंकार रसो वसो छंदो आदि आदि की कविताएं इन्हें नहीं लिखनी थी। ठीक है, बहुत बढ़िया नेहा, ओ वाओ, ये अपना लिखा है, बहुत अच्छे। हाँ गूगल किए थे, ओके ओके ओके, समझ गई थी मैं। दो बालकों का एक जैसा जवाब आया, गूगल किया नहीं, मैंने एकदम समझ ही गई। तुम लोग गूगल से ला रहे हो। पद्माकर को माना जाता है अंतिम कवि। ठीक है, कई बार गूगल पे भी ज्यादा भरोसा मत किया करो, ठीक है, गूगल बन जाएगा नहीं पेपर में। ठीक है, ये क्या है, सामान्यता, सामान्यता, सामान्यतः ये कवि, सामान्यता ये कवि काव्य शास्त्र में, काव्य शास्त्र में, सामान्यतः ये कवि काव्य शास्त्र में अधिक रुचि नहीं दिखाते थे। भक्त वाले, उन्हें सिर्फ भक्ति करनी थी, रस छंद अलंकार टाइप की चीजें, उन्हें बहुत ज्यादा मजा नहीं आता था उसमें। उन्हें लगता था विघ्न सा है और हम इसे मूल रूप को खो जा रहे हैं, इसको अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो हमने मूल रूप को खो देंगे, है ना। सामान्यतः इन्हें काव्यशास्त्र में अधिक रुचि नहीं थी, परंतु यहाँ पर कुछ ऐसे कवि भी थे, परंतु यहाँ पर कुछ ऐसे कवि भी थे जो भक्ति के साथ साथ, जो भक्ति के साथ साथ काव्यगत सौंदर्यों से मुक्त युक्त, काव्यगत सौंदर्य से युक्त, काव्यगत सौंदर्य से युक्त काव्य
झूठ थोड़े बोल सकते हैं, बिल्कुल। काव्यगत सौंदर्य से युक्त रचनाओं को लिखने में रुचि लेते थे। वो कहाँ जाए, भक्ति काल तो खत्म हो गया, भक्ति काल ही लिखते रहेंगे, आउटडेटेड हो जाएंगे, समझ रहे हैं? आउटडेटेड हो जाएंगे तो जिंदगी में कुछ बचेगा ही नहीं। आउटडेटेड आदमी कोई नहीं जान पूछता। तो ऐसे कवि भी थे जो काव्यगत सौंदर्य में से युक्त पदों की रचना करते थे, जिनको भक्ति के साथ साथ अपनी द्वारा रचित भक्ति के, मतलब ये भक्ति काल में ही थे, हालांकि भक्ति के साथ साथ अपनी रची गई रचनाओं के लिए यश तथा प्रतिष्ठा भी चाहिए थी, अतः इन लोगों ने या इन कवियों ने रीतिकालीन कविताओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रीतिकालीन कविताओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम किसी कवि के बारे में अभी नहीं पढ़ा रहे हैं संगीता जी, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि रीतिकाल आया कैसे। ठीक है, यहाँ पर हम ऑलमोस्ट कवियों की बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं एक रचना लिखी गई है रसमंजरी, बताना किसकी है? रसमंजरी बताना, बताया था मैंने 1560 में यहाँ पर एक रचना लिखी गई है रसमंजरी। किसने लिखी है? नंद दास। 1560 रस मंजरी। इस काव्य में नंददास एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिन्होंने 1560 ईस्वी में रसमंजरी, की रचना की। इसी प्रकार कृपाराम ने 1571 में कृपाराम 1571 हित तरंगणी। नेक्स्ट आपका आ जाता है, यहीं पर आपके आ जाते हैं 1601 में केशवदास। रसिक प्रिया लिख लिया। रसमंजरी की रचना की। उनके बाद कृपाराम ने 1571 में ही तरंगणी तथा केशवदास ने 1601 में रसिक प्रिया। कृपाराम ने 1571 में हित तरंगणी और केशवदास ने 1601 में कवि प्रिया, 1601 में कवि प्रिया लिखी है उन्होंने, माफी चाहूंगी। 1601 में कवि प्रिया की, ये समझ में आया, कवि प्रिया की रचना की। नेक्स्ट आगे लिखें। तीसरा कारण, 2 कारण हो गए, तीसरा कारण लिखेंगे।
कि भक्ति काल के अंतिम या भक्ति काल के उत्तरार्ध आते आते काव्य रचनाओं में श्रृंगार की महत्ता बढ़ने लगी, श्रृंगार की महत्ता बढ़ने लगी। इसमें कृष्ण काव्यधारा का एक प्रमुख स्थान है। जिसमें वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य तथा वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु का प्रमुख स्थान रहा। यानी एक ये भी कारण रहा रीतिकाल की उत्पन्न होने वाली पृष्ठभूमियों में कि भक्ति काल में भक्ति केंद्रीय तत्व के रूप में विद्यमान होनी चाहिए, परंतु जैसे जैसे भक्ति काल का उत्तरार्ध यानी कि अंतिम समय आ रहा था, तो उस समय में श्रृंगार की प्रधानता बढ़ गई। हमें राधा कृष्ण के श्रृंगार की वो करनी है, हमें रचनाओं में रूप सौंदर्य राधा का वर्णन करना है। तो वहां तक आते आते लोगों का भक्ति से एक तरीके से मोह सा भंग हो गया और अब लोगों को मजा आने लगा श्रृंगार में। तो इसलिए भी यह भी एक कारण माना जाता है रीतिकाल के उदय का। यानी जब लोगों के इंटरेस्ट ऑफ एरियाज, रीतिकाल क्यों आया था रीतिकाल क्यों आया था कि अब हमें प्रशंसाएं सुननी है। हमें ईश्वर, ठीक है ईश्वर अच्छी बात है, परंतु अब हमें हमारी प्रशंसा सुननी है। हमने क्या किया, हमने कितनी रानियां रखी, रानी हमारी कैसी है, राजा हमारे कैसे हैं, सुंदर हैं कि गुंदर हैं, कैसे हैं। तो वो सब चीजें यहाँ पर अब ये रचने लगे और इस कारण से रीतिकाल की उपस्थिति होती है। ठीक है, ये चीजें हो गई आप लोगों की। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे कि आगे लिखिए, जैसे जैसे भक्ति काल का अंत हो रहा था, चौथा, जैसे जैसे भक्ति काल का अंत हो रहा था वैसे वैसे ब्रज भाषा का विकास अपने चरम पर होने लगा। ब्रज भाषा का विकास अपने चरम पर होने लगा। रीतिकालीन परिस्थितियों को उत्पन्न करने हेतु ब्रज भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रीतिकालीन परिस्थितियों को उत्पन्न करने रीतिकालीन परिस्थितियों को उत्पन्न करने हेतु ब्रज भाषा के विकास ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। ब्रजभाषा ने के विकास ने महत्वपूर्ण निर्वाह किया। लिख लिया? लिख लिया? रीतिकालीन
काव्य में एक संगीतात्मक एवं लयात्मक कोमल भाषा की आवश्यकता थी, जिसे ब्रज भाषा ने आश्रय दिया। ठीक है, यानी इसके बाद जब आधुनिक काल आएगा तो आधुनिक सब रचनाओं से प्रश्न नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते। आधुनिक काल जब आएगा तो वहां पर भी खड़ी बोली के उद्विकास का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। क्यों? क्योंकि अब कविताओं में काम नहीं चल रहा है। आगे जब हम पढ़ेंगे वहां पर हम देखेंगे कि आदिकाल में कविताओं में काम नहीं चलेगा। फिर किसमें चलेगा काम? काम चलेगा विस्तार में। काम चलेगा किसमें? विस्तार में। क्योंकि अब विस्तार चाहिए होगा। यहाँ पर क्या चाहिए? गायन चाहिए। उनकी प्रशंसाएं कैसे करेंगे? भरे भवन में कैसे करोगे प्रशंसाएं? ठीक है, राजा कैसे हमारे, अरे बाप रे, मतलब महाबलशाली टाइप की। वहां पर आप संस्कृत में रचनाएं नहीं रख सकते। राजाओं को आती हो तो रचोगे ना संस्कृत में रचनाएं। ऐसी भाषा जिसमें प्रवाह हो, जिसमें संगीत हो, जिसमें लयात्मकता हो, ऐसी भाषा की आवश्यकता थी। ब्रज भाषा ने इन सब उम्मीदों पर जो है खरी उतर गई। तो इसलिए ब्रज भाषा यहाँ पर रीति काल के उदय के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। लिखेंगे आगे कि रीतिकाल को ब्रजभाषा के तौर पर एक बनी बनाई संरचना मिल जाती है, जिसके कारण उस बुनियाद पर श्रृंगार की रचना होना अवश्यंभावी था। उस बुनियाद पर श्रृंगारिक रचनाएं होना अवश्यंभावी था। लिख लिया, अवश्यंभावी था। नेक्स्ट लिखेंगे, अगला लिखेंगे यहां पर कि रीतिकाल के उदय में पांचवा कारण होगा ना शायद। रीतिकाल के उदय में उस समय के मुगल दरबार की भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्योंकि जहांगीर एवं शाहजहां के शासनकाल में कला को आश्रय दिया जा रहा था, जिसमें श्रृंगार ब्रजभाषा से युक्त काव्य रचनाओं को दरबारों में आश्रय मिला। समझ गए? दरबारों में आश्रय मिला। डन। दरबारों में आश्रय मिला। ओके, अगला हेडिंग डालेंगे। रीतिकाल का पतन। उदय क्यों हुआ पता चल गया। पतन क्यों होगा? डिमोलिश, गायब। इसके बाद आधुनिक काल। अपनी नेक्स्ट क्लास में आधुनिक काल को शुरू करेंगे। ठीक है।
लिखें। 19वीं सदी के उत्तरार्ध, 19वीं सदी के उत्तरार्ध, यानी ये मैं आपको बता रही हूं, आप मत लिखना, 1850 के समय, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में रीतिकालीन काव्यधारा, रीतिकालीन काव्यधारा, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में रीतिकालीन काव्यधारा की समाप्ति हुई, रीतिकालीन काव्यधारा की समाप्ति हुई। एवं भारतेंदु काल से, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर लिखा गया है, भारतेंदु काल से हिंदी साहित्य में एक नए युग का आवाहन आधुनिक काल के रूप में किया गया। एक नए युग का आवाहन आधुनिक काल के रूप में किया गया। यह युग समस्त हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह युग समस्त हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ। पैरा चेंज करेंगे। रीतिकाल के पतन का मूल कारण भारत में बदलती राजनीतिक परिस्थितियां थी। बदलती राजनीतिक परिस्थितियां थी। अठारहवीं सदी में ही रीतिकाल के पतन का मूल कारण भारत में बदलती राजनीतिक परिदृश्य था या राजनीतिक परिस्थिति थी। 18वीं सदी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व बढ़ने लगा। 18वीं सदी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व बढ़ने लगा तथा 18वीं सदी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व बढ़ने लगा तथा मुगलों की स्थिति लगातार कमजोर हुई। मुगलों की स्थिति लगातार कमजोर हुई और रीतिकालीन परिस्थितियों को या रीतिकालीन काव्य इन्हीं मुगल दरबारों में और नहीं क्योंकि लिखेंगे क्योंकि रीतिकालीन काव्य इन्हीं मुगल दरबारों में आश्रय पाता था एवं अंग्रेजों को काव्य के माध्यम से चाटुकारिता में, क्योंकि रीतिकालीन काव्य इन्हीं मुगल दरबारों में आश्रय पाता था एवं अंग्रेजों को काव्य के माध्यम से
चाटुकारिता में कोई इंटरेस्ट नहीं था, चाटुकारिता में कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई दिलचस्पी नहीं थी। अतः 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 राज दरबारों के कमजोर होने पर, राज दरबारों के कमजोर होने पर अतः राज दरबारों के कमजोर होने पर रीति काव्य या रीतिकालीन काव्य भी स्वतः अपनी जगह छोड़ने लगा, ये भी कमजोर होने लगा। रीतिकालीन काव्य भी अपनी जगह छोड़ने लगा। ठीक है, आगे लिखें। आधुनिक काल में, अगली पैरा से लिखेंगे, आधुनिक काल में आधुनिक विचारधाराओं, आधुनिक विचारधाराओं का आवाहन हो रहा था, आवाहन हो रहा था, आवाहन हो रहा था। आधुनिक काल में आधुनिक विचारधाराओं का आवाहन हो रहा था, आधुनिक विचारधाराओं का आवाहन हो रहा था। भारत में पुनर्जागरण, पुनर्जागरण आंदोलन, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन की नींव पड़ चुकी थी, पुनर्जागरण आंदोलन की नींव पड़ चुकी थी। अतः अब नायिका भेद तथा संयोग श्रृंगार की बजाय शिशुवध, सती प्रथा, विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह आदि समाज सुधार कार्य मुख्य केंद्र में थे। समझ गए ना मैं क्या बताना चाह रही? बताइए एक बार, बात ही नहीं बहुत देर से, बताना एक बार मैं क्या बताना चाहती हूँ। इतनी बातें समझ गए यहाँ तक कि किस तरीके से मैं बता रही हूँ? बताइए फटाफट से, जल्दी जल्दी बताएं। फटाफट बताएं। इतिहास तो पढ़े हो ना जी? बताइए 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 एक बार। यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई भाई? आज तो क्लास में हमारी इतनी दिक्कत हुई इसे क्लास को ऐड करने में, बार बार मतलब 2 या 3 बार क्लास जुड़ी है, आप लोगों को बताऊं मैं, है ना? उसमें काला स्क्रीन आ रहा था, मुझे लगा काला जादू हो रहा है हमारे ऊपर। मैंने कहा आप तो मुझे ही बोलोगे क्योंकि आपको तो मैं ही दिखूंगी क्लास के बाद। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही है? पृष्ठभूमि हम किसकी तैयार कर रहे हैं? आधुनिक काल की। रीतिकाल टूटेगा तभी तो आधुनिक काल आएगा जी। रोहित जी को समझ आ रहा है। और चाटुकारिता क्या है? मनोरमा, आप कितनी अच्छी हो, आप कितनी भोली हो,
आपका रूप कितना अच्छा है, कितना अच्छा खाना बनाती हो, ऐसा करो मेरे लिए खाना बना दो, ये सब चाटुकारिता है। ठीक है, आपने कहा बटरिंग, राजा जी आप कितने बढ़िया हो, है ना। और अब अंग्रेजों को चाटुकारिता नहीं चाहिए थी, उन्होंने कहा तुम छोड़ो, बटरिंग, बटरिंग इज अ परफेक्ट वर्ड फॉर द चाटुकारिता। ठीक है, मक्खन लगाना जिसे कहते हैं, मक्खन लगाना, समझ आई बात। मक्खन लगा के लोग अपना काम कराते हैं। दो तरीके के लोग होते हैं दुनिया में, एक अपनी काबिलियत से ऊपर बढ़ते हैं और दूसरे चाटुकारिता कर करके। ठीक है, समझ गए। ओके, या यू कैन से चमचागिरी ऑल्सो विक्रम। चमचागिरी, चम्मच एकदम घूमते रहते हैं पीछे पीछे। बिल्कुल, विचारधाराएं जैसे बदलेंगी, जैसे मैंने नहीं सीखा रे भाई, मैंने नहीं सीखा, मैं विश्वास नहीं करती काले पाले जादू में। है, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये विचारधाराएं जैसे जैसे बदलेंगी, वही तो बताया मैंने। साहित्य क्या है, साहित्य लोगों के इंटरेस्ट से चलता है और समाज में जो जो हो रहा है उससे चलता है। जैसे जैसे वो चीजें बदलेंगी, साहित्य बदलेगा। समझ में आ रही है बातें। कुछ बालक मुझे लगता है बाद में जुड़े हैं। तो जो मैं आपको बताती हूँ, पहले से पूरा कर ले। हाँ, आगे लिखो, आगे लिखो। साथ ही अब कविताओं से, हाँ बिल्कुल, दुष्ट तो थे ही सब राजा। मैंने सोचा अपनी क्लास में जो राजा है बेचारा वो क्यों दुष्ट है मैंने इतना समय लगाया उसे सोचने में, राजा के बारे में, कि ऐसा तो बेचारे ने कुछ नहीं कहा है ना। चलिए, दूसरा, साहित्य में, साहित्य में अब धीरे धीरे, धीरे धीरे कविता का स्थान कम हो रहा था। जो हमारी क्लास में कविता, उनका स्थान नहीं। ठीक है, कविता यानी कि जो पद वद गाए जा रहे थे, पदों में क्या होता है, संक्षिप्तता होती है ना, संक्षिप्तता होती है। ठीक है, कविता का स्थान धीरे धीरे कम हो रहा था। अब भावनाओं में, भावनाओं में विस्तार की आवश्यकता थी, भावनाओं में विस्तार की आवश्यकता थी। अतः अतः राजा जो है ऑफलाइन लेते हैं क्लास। अतः अतः गद्य का विकास हुआ। गद्य समझते हो, गद्य का विकास हुआ। अभी हम पद पढ़ते थे, है ना। गद्य का विकास हुआ, जिसके लिए खड़ी बोली, जिसके लिए खड़ी बोली अत्यंत महत्वपूर्ण विकल्प था, अत्यंत महत्वपूर्ण विकल्प था। लोगों ने, या समाज सुधारकों ने, समाज सुधारकों ने मनुष्य को केंद्र में रखकर, मनुष्य को केंद्र में रखकर रचनाएं शुरू की। समाज सुधारकों ने मनुष्य को केंद्र में रखकर रचनाएं शुरू की। रचनाएं शुरू की। तत्पश्चात, तत्पश्चात प्रेस की
स्थापनाओं से कई पत्रिकाएं निकाली जाने लगी, है ना, मैगजीन निकलने लगी, अब कई पत्रिकाएं निकाली जाने लगी जिनको जिनको एक प्रबुद्ध वर्ग प्रबुद्ध यानी कि पढ़ा लिखा टाइप का, जिनको एक प्रबुद्ध वर्ग एक प्रबुद्ध वर्ग के यहाँ जिनको एक प्रबुद्ध वर्ग के यहाँ स्थान मिला। आगे लिखें, स्थान मिला। ऐसा नहीं है कि चलो अच्छी बात है विक्रम, कहीं से भी पढ़ो आप लोग, ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं से भी पढ़ो पर अच्छे से अपनी तैयारी को करो, ठीक है, इट इज ओके। चलिए आगे लिखेंगे कि इसमें लिखे आगे कि ऐसा नहीं है थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं है कि रीतिकाल एक झटके में समाप्त हो गया हो, परंतु उस समय की परिस्थितियां ऐसी बनी जिनके बाद जिसके बाद समाज को एक नए परिदृश्य की आवश्यकता थी, जिसे रीतिकाल की समाप्ति पर आधुनिक काल ने भर दिया। आगे लिखेंगे रीतिकाल का नामकरण। लिखे इसमें कि रीतिकाल के नामकरण को लेकर कई विद्वानों में मतभेद है। जहां मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकार काल कहा, वहीं रामचंद्र शुक्ल इसे रीतिकाल की संज्ञा देते हैं।
जी माफी चाहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट उस पर डिस्कशन करने लगे थे अध्यापक के साथ। ठीक है, चलिए लिखिए इसमें, मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकार काल कहा, वही रामचंद्र शुक्ल इसे रीतिकाल की संज्ञा देते हैं। वहीं रामचंद्र शुक्ल इसे रीतिकाल की संज्ञा देते हैं तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नाम ठीक से लिखेंगे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे श्रृंगार काल की संज्ञा देते हैं। किसकी? श्रृंगार। अब तीनों ही नाम अपने आप में ठीक लग रहे हैं? नहीं लग रहे? सॉरी, तीनों ही काल अपने आप में क्या लग रहे हैं? ठीक नहीं लग रहे हैं। अलंकार काल भी भाई सही लग रहा है, अलंकार काल, अलंकार ही अलंकार, अलंकृत काल भी इसे कहा है इन्होंने, ये भी लिख लेंगे ऐसा ओब्लिक लगाकर, है ना, अलंकृत। रीतिकाल तो है ही रीतिकाल, और ये किससे इंस्पायर है? ये किससे इंस्पायर है? वापस आ जाओ क्लास में, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन से, भावुक आदमी से। समझ रहे हैं? इनकी एक पुस्तक आती है और मैंने बताई भी थी आपको, बताना जरा, नाम बताओ। जॉर्ज ग्रियर्सन की किस पुस्तक के अंदर आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्ति काल, ये काल, उनके नामकरण किए गए हैं? बताइए फटाफट से। अगर आपने बता दिया, डोंट डू गूगल नहीं करना है, भले आप 2 अक्षर बताओ, लंबी सी किताब का पुस्तक का नाम है, बताना है, प्रयास करना है। मैंने बताया कई बार, जब हमने हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत की थी, नहीं भैया, तो तब हमने यहाँ पे बताया था आपको। बताइए, जॉर्ज ग्रियर्सन, तब 2024 में देंगे कतई पेपर, है ना। चलो बताओ, अब उससे बाहर आ जाओ पेपर देने से, है ना। चलो बताओ यहाँ पर, और लिखो उसे फटाफट से कि अलंकृत काल, पहला हेडिंग, पहले इनका नाम डाल लो ग्रियर्सन का। ग्रियर्सन को हम लिखेंगे अभी रामचंद्र शुक्ल में ही लिखेंगे सबसे पहले, अलंकार या अलंकृत काल, अलंकृत ही लिख लो, इवन अलंकृत काल लिखो। हिंदी साहित्य के इतिहास में मिश्र बंधुओं के द्वारा रीतिकाल का नामकरण अलंकृत काल किया गया, क्योंकि, अरे वाह, लिखा है एक बालक ने, लिटरेचर भी था इस पुस्तक में, कहीं पे लिटरेचर था, वो नहीं लिखा आपने, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी मेहनत, बहुत अच्छा प्रयास अभिषेक यादव, क्लैपिंग करेंगे सभी अभिषेक के लिए। बाकी बच्चे लिखे इसमें लिटरेचर, चलिए बहुत अच्छे विक्रम। हाँ, इसमें बताएं तो उन्होंने उनकी पूरा कर दिया, देखा कितनी अच्छी मित्रता। क्या बताया मैंने, हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल को मिश्र बंधुओं के द्वारा अलंकृत काल कहा गया, क्योंकि इसमें काव्य रचना अलंकारों के सहित क्योंकि इसमें काव्य रचना अलंकारों के सहित की गई थी तथा रचनाओं का मुख्य केंद्र बिंदु इन्होंने अलंकार बताया। रचनाओं का मुख्य केंद्र बिंदु इन्होंने अलंकारों को बताया। इस काल को अलंकृत काल के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। इसके पीछे प्रमुख कारण यह था, नहीं किया गया ना, इस काल को अलंकृत काल के रूप में स्वीकार नहीं किया गया।
नहीं किया गया, इसके पीछे मूल कारण यह था कि इस काल की काव्य रचनाओं में केवल अलंकारों का ही प्रयोग नहीं किया गया, केवल अलंकारों का ही प्रयोग नहीं किया गया। केवल अलंकारों का ही प्रयोग नहीं किया गया है, अन्य काव्य के अंगों जैसे ध्वनि, रस, वक्रोक्ति आदि को भी काव्य का आधार बनाया गया है, साथ ही जो रीतिकाल का मुख्य फोकस था वह लक्षण ग्रंथों पर था, जो अलंकारों के आधार पर नहीं समेटा जा सकता, लिख दिया, नहीं समेटा जा सकता। दूसरा फटाफट से लिखें, श्रृंगार काल। दूसरा क्या है? क्या कह दिया? श्रृंगार काल। श्रृंगार काल लिखें इसमें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इस काल को श्रृंगार काल कहते हैं, और इसके पीछे मुख्य कारण यह बताते हैं कि इस काल के प्रत्येक कवि की रचनाओं में श्रृंगार मुख्य रूप से समाहित है। आगे लिखिए, इनके इस नाम को स्वीकार न करने के पीछे मूल कारण यह था कि ये श्रृंगार इन कवियों के मूल भाव को नहीं दर्शाता। आप रे किसका छूट गया भाई? तरुण बताएंगे कहाँ से छूटा, पहले वो बताओ। इस काल के प्रत्येक कवि की रचनाओं में श्रृंगार विद्यमान है, ऐसा इन्होंने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। परंतु इस नाम को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि इन कवियों की रचनाओं में श्रृंगार इनका मूल भाव नहीं है। कवि नहीं चाहता था श्रृंगार डालना, उसने तो राजाओं की वजह से डाला। इन कवियों का मूल भाव श्रृंगार नहीं है। यह श्रृंगार
तो इन्होंने दरबार के कारण बाहर से ओढ़ा है। यानी ऐसे ही है बेचारा, बाहर से ओढ़ा है। सबका छूट जा रहा है क्या? सबका छूट जा रहा है। यह श्रृंगार तो इन्होंने दरबार के कारण बाहर से ओढ़ा, दरबार में चाहिए था ऐसा। ठीक है, साथ ही स्वीकार न करने के अन्य कारण में, साथ ही स्वीकार न करने के अन्य कारण में यह है कि रीतिकाल में न केवल श्रृंगारिक रचनाएं की गई, अपितु भक्ति, नीति एवं वीरता, भक्ति, नीति एवं वीरता स्वीकार न करने के अन्य कारण में यह भी है कि रीतिकाल में न केवल श्रृंगार की रचना की गई। देखो तरुण का स्पीड देखो, अपना भी लिख लेता है, यहां भी इतना टाइप कर देता है। यही बैठेंगे आपके साथ परीक्षा में, न जाने ऐसे कितने तरुण बैठेंगे, कैसे करोगे? चलो, रीतिकाल में न केवल श्रृंगारिक रचनाएं की गई अपितु भक्ति, नीति एवं वीरता की भी रचनाएं की गई है। इसलिए किसी एक विशेषता के आधार पर, नामकरण, इसलिए किसी एक विशेषता के नाम पर किसी काव्यधारा का नाम रख देना स्वीकार्य नहीं होगा। तीसरा रीतिकाल, तीसरा लिखिए रीतिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस बस थोड़ा सा और लिख लो संगीता। इस काव्यधारा का नाम रीतिकाल रखा गया जो स्वीकार्य है, जो ऐसे लिखेंगे, जो सभी के लिए स्वीकार्य है। आगे लिखें संभवतः, यानी संभावना ऐसी है, संभवतः इस नाम हेतु शुक्ल जी जॉर्ज ग्रियेसन से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ
नॉर्दर्न हिंदुस्तान, नॉर्दर्न हिंदुस्तान में, नॉर्दर्न हिंदुस्तान में रीति शब्द का प्रयोग किया था। नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, याद रख लेंगे इसको, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, इसको याद रखेंगे थोड़ा सा। ओके, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ओके जी, चलिए। मैं रीति शब्द का प्रयोग किया था, आगे लिखिए। रीति शब्द, रीति शब्द शुक्ल जी को, रीति शब्द शुक्ल जी को एक बंधे बंधाए अर्थ से, एक बंधे बंधाए अर्थ से मिल गया, से मिल गया, जो परिपाटी, जो परिपाटी रीतिकालीन काव्य की, रीतिकालीन काव्य की मुख्य परिपाटी है, मुख्य परिपाटी, मुख्य परिपाटी है। लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया? वेरी गुड। कोई दिक्कत? क्यों पढ़ा उसका नाम रीतिकाल? सवाल आ गया तो लिख दोगे? क्यों उत्थान हुआ और क्यों पतन हुआ? सवाल आ गया, लिख दोगे? बताओ, फटाफट से बता दो। दोनों क्वेश्चन जो है फटाफट से बता दो भाई जी। लिख लोगे? अगर इन 2-3 सवाल हैं, रीतिकाल के उदय के कारणों की चर्चा करें, रीतिकाल के पतन के कारणों की चर्चा करें, रीतिकाल का नामकरण क्या किस तरीके से है ये बताएं। देखो तरुण बिल्कुल सही कह रहे हैं, कह रहे हैं आप अपने भाई या बहन से मतलब नकल इन द सेंस कि वो कराया करो, डिक्टेशन, है ना? बिल्कुल, कई मतलब 2-4 हफ्तों में ही आपको काफी असर दिखेगा। बिल्कुल सही बात है, ये मैंने भी प्रैक्टिकल कराया। अब स्पीड बढ़ेगी आपकी, और ये जो दर्द होता है ना, ये कुछ दिन होगा, नया काम करते हो क्योंकि हाथों का आदत पड़ चुकी है ना? तो लिख दोगे ये 2-3 सवाल? अगर आज आपको आ जाए तो लिख दोगे? वेरी नाइस। आधुनिक काल से हम शुरू करेंगे। 2 दिन आपका ऑफ है, ठीक है? और कल अगर वहां पर नेटवर्क वगैरह सब ठीक हुआ ठीक है, गेस्ट हाउस में आई विल स्टे देयर, तो हम जूम मीटिंग जुड़ जाएंगे। मैं ये कल ही बनवाऊंगी, देखने के बाद में कि कैसा है स्थिति वगैरह, है ना? तो एक बार चेक कर लेना, होगा तो फिर हम इसी समय में यानी कि 1 बजे में ही बनवा लेंगे, ठीक है? तो ये अभी से बनवा के, क्योंकि पता चले ट्रेन लेट है, फॉग वगैरह है ना, तो फिर आप वेट करोगे, वो चीज सही नहीं है। मैं आपको वैसे भी इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है? और उसके बाद में आप जुड़ जाना। 1 बजे 2 बजे तक हो जाएगा मेरे हिसाब से। 10-12 आई थिंक 10 या 11 AM को पहुंचेगी वहां पर, ठीक है? तो वहां पर हम जो है मैं जुड़ने की व्यवस्था हुई पूर्णतः मैं उसमें जुड़ जाऊंगी। और फिर आपकी क्लास में आधुनिक भारत थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अगर कहीं से आए तो, ठीक है? अदरवाइज तो हम क्लास में उसे शुरू करेंगे, और टारगेट ये रखेंगे कि 6 से 7 क्लासेस में उसे समाप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि चीजों को अब हमें थोड़ा सा करना होगा। और आपको भी जो होमवर्क दिया जाता है प्लीज